जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। रेडियो जागो 90.4 FM से अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। इस बार भारत विश्व चैंपियन बनने की फिर बारी में है। बीते 3 आईसीसी वनडे विश्व कप में मेजबान देश ही विजेता बनता रहा है। 2011 से 19 तक भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपनी मेजबानी में ही विश्व विजेता बने हैं। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेले गए हैं उनके बारे में हम आपको बहुत सूक्ष्म जानकारी दे रहे हैं। 1983 में 2 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 162 रन से जीता था और भारत 118 रन से जीता था। फिर 1987 में भी 2 मैच खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, जिसमें से कि एक मैच में ऑस्ट्रेलिया 1 रन से जीता और भारत 56 रन से विजयी हुआ। 1992 में ऑस्ट्रेलिया 1 रन से जीता और 1996 में ऑस्ट्रेलिया 16 रन से जीता। 1999 में ऑस्ट्रेलिया 77 रन से भारत से जीता। ऐसे ही 2003 में ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता और ऑस्ट्रेलिया 125 रन से फाइनल में विजयी रहा। 2011 में भारत 5 विकेट से क्वार्टर फाइनल में जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया 95 रन से जीता सेमीफाइनल में और 2019 में भारत 36 रन से जीत चुका है और 2023 में इस बार भारत 6 विकेट से अभी तक जीत चुका है। 6 विकेट जो हैं अभी तक रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा विश्व कप के लीग मैच में जीते हैं। और 2003 में वनडे विश्व कप फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें भिड़ी थीं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 125 रन के मुकाबले जीतने में सफल रहा था। और 13 मुकाबले ऐसे हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे विश्व कप खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 8 में जीत दर्ज करा चुका है और भारत 5 मैचों में विजयी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो विश्व कप होगा उसके फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री रिचर्ड मॉलिस के साथ स्टेडियम में बैठकर खेल देखेंगे। खिताबी मुकाबले में अब तक अजेय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच की सुरक्षा व इंतजामों के लिए कल बैठक की और स्टेडियम में सुरक्षा के लिए 4500 कर्मी तैनात किए जाएंगे। वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम मैच से पहले एयर शो भी करेगी। हरदोई के कुथावा डाकघर के डाकपाल के खिलाफ बेनीगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर 20 लोगों के खाते खोलकर करीब 5.56 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। केंद्रीय उपमंडल हरदोई डाकघर के निरीक्षक अभिनव गुप्ता की ओर से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा करते हुए 2 नए एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने से एक लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। इस एक परियोजना के सभी एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। 60 किलोमीटर के इस लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी उन्होंने जरूरत बताई है और इस संबंध में अध्ययन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में आम नागरिकों के मारे जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही कहा है कि पश्चिम एशिया के इस घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही हैं। ऐसे में वह वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को पूरी दुनिया के व्यापक हित में मिलकर आवाज उठानी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित से जुड़ी निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के भीतर सड़कों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि आमजन की सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा है कि हर सड़क की 5 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। सड़क खराब हुई तो निर्माण एजेंसी ही इसका पुनर्निर्माण कराएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित कर्ज से जुड़े मामलों में सख्ती करने से पर्सनल लोन 0.50% तक महंगा हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने असुरक्षित कर्ज के लिए जोखिम भार 25% बढ़ाकर 125% कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर एनबीएफसी पर होगा क्योंकि बैंकों से पूंजी लेने की वजह से उनका कर्ज महंगा हो जाएगा। बैंक बाजार के सीईओ ने बताया कि जिन ग्राहकों की कमाई व क्रेडिट स्कोर अच्छा है और जिन्होंने समय पर किस्त चुकाई है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। बैंक ऐसे ग्राहकों को पहले की तरह कर्ज देते रहेंगे। कर्ज भुगतान में डिफाल्टर करने वाले लोगों पर असर होता है और वो अब भी होगा। पूरा फैसला छोटे कर्ज को लेकर इसलिए ज्यादा असर नहीं होगा। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में उछाल से शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 540 रुपये महंगा होकर 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 1200 रुपये की बढ़त उछाल के साथ करके 76,000 रुपये के पार पहुंच गई और 76,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इस समय गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है, तो चालू रबी मौसम में अब तक गेहूं की बुआई का रकबा 5.01% घटकर 86.2 लाख हेक्टेयर रह गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह 91.02 लाख हेक्टेयर था। इस दौरान धान और दालों की बुआई का रकबा भी घटा है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का कानून रद्द हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संघवालिया व जस्टिस हरप्रीत कौर ने जीवन की खंडपीठ ने शुक्रवार को हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल क्रेडिटेड एक्ट 2020 को रद्द करने का निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पहले जो हुआ था उसको रद्द कर 4 सप्ताह में निर्णय करने का निर्देश हाई कोर्ट को दिया था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 मार्च 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिस फैसले को सुरक्षित किया गया था उसी फैसले को अब सुनाया गया है जो सरकार के विरुद्ध गया है। 5 राज्यों के चुनाव के 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जातीय समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभागों में व्यापक बदलाव किया भी जा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कुछ फेरबदल की संभावनाएं हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में बंडर बॉक्स की मदद से विद्यार्थियों को खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जा रही है। उन्हें फलों व फूलों के नाम, गोला, त्रिकोण आदि की आकृति, गुड़िया बनाना, परिवार के सदस्य व अन्य रिश्तों का ज्ञान बेहतर ढंग से दिया जा रहा है। 52,000 से अधिक प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए गुजरात स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की मदद से वंडर बॉक्स तैयार किया गया है। विद्यार्थियों के लिए इसमें अलग अलग तरह के 19 खिलौने हैं। प्रदेश की 9 ऐतिहासिक धरोहरों की सूरत बदलने की कवायद पर्यटन विभाग ने तेज कर दी है। इसके लिए 490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन धरोहरों को होटलों में तब्दील किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें लखनऊ की छतर मंजिल, मिर्जापुर का चुनार किला और झांसी के बरुआ सागर किले पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित कंपनियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मच्छरों से हो रही बीमारियों से बचाव के ठोस इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद की न्याय मित्र ने बताया
कि शहरों में नालियां खुली हुई हैं और पर्याप्त फॉगिंग तक नहीं हो रही है। जहां फॉगिंग हो भी रही है उसमें डीजल का प्रयोग किए जाने से उसका मच्छरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और सरकार से ठोस कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा के मानक पर्व के रूप में आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा है कि छठ महापर्व पूजा अनुष्ठान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में छठ पूजा महापर्व की शुरुआत हो गई है और छठ पूजा घाटों और वहां के रास्तों पर बिजली के पर्याप्त एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। श्रद्धालुओं को कहीं पर भी अंधेरे का सामना न करना पड़े, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्युत पोलों पर करंट न हो, इसकी भी सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में जांच कर लें। सभी छठ पूजा स्थलों पर OTS योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉल भी लगाए जाएं और छठ को स्वच्छ पर्व के रूप में मनाया जाए। छठ पूजा के लिए घाटों और पूजा स्थलों पर विशेष सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं और बच्चों को दुर्घटना व गहरे जल में जाने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग भी की जानी आवश्यक है। इस समय आम आदमी के किचन पर भी महंगाई की नज़र लग गई है। आटा, दाल, तेल और सब्जी पर जब जब महंगाई का साया मंडराया है तब तब आम आदमी का बजट प्रभावित हुआ है। खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ही दालों सहित खाने पीने की चीज़ों के दाम 1.5 गुना बढ़ गए हैं। लोग महंगी चीज़ों को मजबूरी में खरीदने के साथ जिम्मेदारों को महंगाई पर अंकुश लगाने की हिदायतें भी दे रहे हैं। वैसे तो थोक बाजार में जो रेट तय होता है उसी के मुताबिक फुटकर दुकानदार सामान को बेचते हैं। दूसरी ओर रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों का दाम बढ़ने का अनुमान लगाकर बड़े व्यापारी ऐसी चीज़ों को पहले से ही स्टॉक कर लेते हैं। जब दाम बढ़ जाते हैं तो बड़े व्यापारी चीज़ों को मुंह मांगी कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे व्यापारियों के स्टॉक चेक करके प्रशासन आम आदमी को राहत देने के लिए आगे आ सकता है। हरदोई में मध्याह्न भोजन योजना वाले परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम होने पर उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि BBO को भेजे गए पत्र में उन्होंने CM डैशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की उच्चाधिकारी द्वारा समीक्षा करने की बात को बताया गया है। हरदोई में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की प्रगति लगातार बढ़ रही है। सितंबर में प्रदेश में 33वें स्थान पर हरदोई जिला था, जो अब 15वें स्थान पर पहुंच गया है। अलग अलग अगर देखें तो विभिन्न विभागों की परियोजनाओं विकास कार्यों की प्रगति में 32 तो राजस्व विभाग के निर्धारित मानकों की प्रगति के आधार पर प्रदेश में 7वां स्थान हरदोई जिले को मिला है। जिलाधिकारी ने अच्छी प्रगति पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देते हुए और तेजी से काम करने की बात कही है। हरदोई जिला प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने में दूसरे स्थान पर है। सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो अभियान चलाया गया उसमें आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत कार्ड बनाने में हरदोई जिला सूबे में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी को प्रशंसा पत्र भी भेजा है। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से उन्हें इस संबंध में एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज प्रशासन भले ही मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत में यहां मरीज अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं और लगातार OPD में दवा व पर्चा काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, बीमार होने से मरीज परेशान है। मैनुअल पर्चे पर आधी अधूरी दवाएं लेकर मरीज घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। 2 दिन से सर्वर ठीक न होने से बिजली का बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं। उपभोक्ता काउंटर पर लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक जब सर्वर नहीं आता तो वापस लौट जाते हैं। लोगों ने इस अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है और कहा है रोजाना कई घंटे इसी में उनके बर्बाद हो जाते हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी
लोगों को इससे खास परेशानी उठानी पड़ रही है। इसमें विद्युत वितरण खंड द्वितीय कार्यालय, उपखंड कार्यालय सदर और उपखंड कार्यालय कोयलबाग कॉलोनी में भी सर्वर की परेशानी रोज आ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर कल हरदोई में युवा उत्सव में प्रतिभागियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एकल लोकगीत शक्ति मिश्रा, अनुष्का गुप्ता, केशव तिवारी और लोक नृत्य में मोनू गौतम, ईशा वाजपेयी व शालिनी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहीं। विजेता प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित भी किया है। कुपोषण को लेकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने जाने के निर्देश दिए हैं। गर्भ से ही कुपोषण के खात्मे और आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यवस्थित संचालन के लिए हरदोई के जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी ने प्रत्येक माह 5-5 केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस बात को कल एक बैठक करके बताया कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन मिलना चाहिए और वह गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए। भोजन पकाने में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने आवश्यक बर्तनों की खरीद जल्द करने तथा खाना पकाने के स्थान में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर समय से फीडिंग कराए जाने की उन्होंने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य पोषण मेले का आयोजन 6 माह के अंतराल पर कराने के निर्देश उन्होंने डीपीओ को दिए हैं। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो से अभय शंकर गौड़ से हरदोई की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से दूसरे संगीतमय कार्यक्रम।